These two men prevented India from breaking into pieces. और इनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन. So Patel gave courage and VP Menon gave strategy. So hello everyone, welcome back. Welcome to part 36 of our Indian Polity lecture series, and in this video we are going to continue Union and its territory or Union and its territory के ऊपर ये हमारा part 3 होने जा रहा है. So these are the topics which we are going to discuss in this video. Okay. एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कैसे किया गया था वो हम देखेंगे. रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन हम देखेंगे. देन फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या था ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग स्टेट्स, उसे भी हम देखेंगे. देन धर कमीशन, जेपीवी या फिर इसे एक्चुअली में जेवीपी कमीशन जो है वो कहा जाता है. देन आंध्र स्टेट मूवमेंट और उसका क्या आउटकम रहा उसे भी हम समझेंगे. एंड फाइनली फजल अली कमीशन ने क्या कहा और स्टेट जो है किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया उसे भी हम देखेंगे इस वीडियो में. सो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड को समझना बहुत ही जरूरी है. जब भारत को आज़ादी मिली उस समय क्या हुआ कि 1947 में सब कॉन्टिनेंट जो है वो टू टाइप की पॉलिटिकल एंटिटीज को होल्ड करता था. पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस. ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब वो एरिया जो डायरेक्टली रूल किए जा रहे थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, एंड गवर्नमेंट जो है वहां पे काम कर रही थी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे. एंड दूसरा जो पॉलिटिकल एंटिटी था वो था प्रिंसली स्टेट, यानी वो एरियाज जो राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे थे. बट ये ब्रिटिश टेरिटरी नहीं थे, फिर भी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा महाराजा थे वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे, देख रहे थे, एंड ब्रिटिशर्स जो थे उन प्रिंसली स्टेट्स के एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन को देख रहे थे. उनके कंट्रोल में ये तीनों चीजें थी. किनके कंट्रोल में? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में. देन हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में लाया गया उसके बाद ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो खत्म हो गया और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको तीन चॉइसेस मिल गए. क्या क्या वो चॉइस थे? तो उनके पास चॉइस था कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. Now we will talk about the integration of princely states. So total number of princely states इंडिया में कितने थे? 552 जब भारत आजाद हुआ. इसमें से 549 जो हैं वो भारत के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया और वो भारत में शामिल हो गए. तीन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इनिशियली मना किया कि हम भारत के साथ नहीं ज्वाइन करेंगे. और वो तीन प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन का क्या रोल था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो पॉलिटिकल नेगोशिएशन को लीड कर रहे थे, वो परसुएशन कर रहे थे एंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी जो है वो बना रहे थे. ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको प्रेशराइज करके और इंडिया में शामिल किया गया. नहीं, परसुएशन जो है वो हुए थे, नेगोशिएशन जो है वो हुए थे. उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और वो भारत में शामिल हो गए. सो वीपी मेनन जो है वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए एंड एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार किया जाता है वीपी मेनन के द्वारा. सो वो स्टेट्स जो इनिशियली रिफ्यूज करते हैं इंडिया में शामिल होने के लिए, उनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया इंडिया में, अब उसकी हम बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट हैदराबाद. हैदराबाद जो है वो रूल किया जा रहा था निजाम के द्वारा और निजाम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था. बट अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो हैदराबाद स्टेट जो है वहां पे 81 टू 85% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी और मैक्सिमम जो जनता थी वो चाहती थी कि इंडिया के साथ वो शामिल हो जाए. बट जो रूलर है वो कह रहा है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे. इसकी वजह से क्या होता है कि रजाकर्स या फिर रजाकार्स होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये निज़ाम की तरफ से थे एंड जो भी लोग इंडिया में शामिल होने की बात कर रहे थे उनको दबाया जा रहा था, उनकी आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है हैदराबाद स्टेट में. और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑपरेशन पोलो लॉन्च करती है और ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को फिर इंडिया में मिला लिया जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो किस स्टेट के इंटीग्रेशन से रिलेटेड है? हैदराबाद से वो रिलेटेड है.
आप देख सकते हैं कि हैदराबाद स्टेट जो है वो कितना एरिया कवर अप करता था, और साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं येलो कलर में जूनागढ़ जो है वो कहाँ पे फॉल होता था। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जूनागढ़। सो जूनागढ़ में हम देखते हैं कि नवाब जो है वो रूल कर रहा था, और नवाब जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान को ज्वाइन करे, बट वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा थी। इन केस ऑफ जूनागढ़ अगर हम देखें तो 80 to 81% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, एंड 19% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। इंडिया ने प्लेबिसाइड करवाया, रेफरेंडम जो है होता है 1948 में, और रेफरेंडम में ये रिजल्ट निकल के आता है कि मैक्सिमम जो जनता है वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, और इस तरीके से रेफरेंडम करवा के जूनागढ़ को फिर इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात। जम्मू एंड कश्मीर जो है महाराजा हरि सिंह के द्वारा रूल किया जा रहा था, एंड महाराजा हरि सिंह जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, ना वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। और जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद पाकिस्तान बैक्ड पश्तून ट्राइबल मिलिशिया जो है वो अटैक कर देता है जम्मू एंड कश्मीर के एरिया पे, और महाराजा हरि सिंह जो हैं वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। इंडिया कहता है कि हम किस बेसिस पे आपकी हेल्प करें, किस बेसिस पे हम अपने डिफेंस फोर्सेस को आपके एरिया में इंटर करवाएं, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो फिर ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट का कारण जो है वो हो जाएगा। और उनको बोला गया कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और उस समय महाराजा हरि सिंह जो है जम्मू एंड कश्मीर के, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं, और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के जो मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप देते हैं। और इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि इंडियन फोर्सेस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड करती है और उस एरिया को खाली कराने की कोशिश करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1950 में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट कर लिए गए एंड रीऑर्गेनाइज कर लिए गए विद यूनियन ऑफ इंडिया। फोल्ड 4 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत स्टेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और टोटल हम देखते हैं कि 29 ऐसे यूनिट्स जो हैं वो बने थे। ये क्लासिफिकेशन जो है वो आउटडेटेड हो गया आफ्टर 1956, बिकॉज 1956 में क्या हो गया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं धर कमीशन की। धर कमीशन जो है वो लाया गया था जून 1948 में, और इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है सबमिट किया दिसंबर 1948 में। आपको याद रखना होगा कि धर कमीशन जो है ये पहला कमीशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जो चेक करेगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि धर कमीशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। धर कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? धर कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस जो है वो नहीं होना चाहिए फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से धर कमीशन के द्वारा। और इस कमीशन ने कहा कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो नेशनल यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ेगी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है वो भी काफी बढ़ जाएंगे। और धर कमीशन ने सजेस्ट किया कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पे राज्यों को नहीं बांटना चाहिए। और हम देखते हैं कि धर कमीशन के रिपोर्ट ने ही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जो है जनता के बीच में ला दिया, स्पेशली तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम जो स्पीकर्स थे वो टोटली डिससेटिस्फाइड थे इस कमीशन के सजेशन से, और एजिटेशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही धर कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया उसी महीने यानी दिसंबर 1948 में फिर जेवीपी कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है, ताकि री एग्जामिन किया जा सके लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनना चाहिए या नहीं उस चीज को देखने के लिए। एंड इसके अंदर कौन कौन मेंबर थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तभी सीतारमैया जो है ये तीनों मेंबर थे। ठीक है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पत्तभी सीतारमैया। ओके, तो आपको ये तीनों नाम जो है वो याद रखने होंगे। इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए? इस कमेटी ने भी रिजेक्ट किया लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को, जैसा कि धर कमीशन के द्वारा कहा गया था। धर कमीशन ने भी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट किया, एंड जे
वीपी कमीशन ने भी रिजेक्ट किया लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को। और जेवीपी जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कि यूनिटी, सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पहले कंसिडर किया जाना चाहिए, एंड सिर्फ भाषा के नाम पे स्टेट्स का बंटवारा जो है वो नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन जो है वो भी अलाउ किया गया कि पब्लिक सेंटिमेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं भाषा के आधार पे ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, तो फ्यूचर में रीऑर्गेनाइजेशन जो है भाषा के आधार पे किया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि आंध्रा स्टेट में मूवमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। एंड 1953 में क्या होता है कि धर कमीशन एंड जेपीवी कमीशन दोनों ने लिंग्विस्टिक स्टेट को जो है वो रिजेक्ट किया, बट स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो जनता की तरफ से उठना शुरू हो जाता है। देन आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि पोटी श्री रामुलु वो फास्ट अनटू डेथ पे उतर जाते हैं और 56 डेज के फास्ट के बाद उनकी डेथ जो है हो जाती है, जिसके वजह से मैसिव एजिटेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है एंड गवर्नमेंट फिर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो क्रिएट कर देती है। और वो कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में क्रिएट कर दिया गया। और कौन से बेसिस पे ये स्टेट क्रिएट किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो आपको ये याद रखना होगा। और ये आंध्र स्टेट जो है वो कैसे बनाया गया? बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास जो स्टेट था, नॉट प्रेसिडेंसी, मद्रास जो स्टेट था उसमें से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को कार्व आउट किया गया और आंध्र स्टेट जो है वो बनाया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नेशन वाइड एक स्टेज जो है वो क्रिएट हो जाता है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देन नेक्स्ट जो कमीशन आ जाता है वो है फजल अली कमीशन। इसमें कौन कौन मेंबर थे? तो जस्टिस फजल अली जो हैं वो मेंबर थे और वो चेयरमैन थे इस कमीशन के। देन नेक्स्ट जो मेंबर थे वो थे के एम पानिकर एंड थर्ड मेंबर वाज एच एन कुंजरू। इनको क्या काम दिया गया था? इनको ये काम दिया गया था कि आप एग्जामिन कीजिए इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया और आप रिकमेंड कीजिए कि कौन सा स्कीम जो है रीऑर्गेनाइजेशन का वो सबसे सुटेबल रहेगा, और उनको फॉलो करके अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए तो वो बेटर रहेगा इंडिया के फ्यूचर के लिए। सो मेन रिकमेंडेशन क्या थे फजल अली कमीशन के? तो फजल अली कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया दैट लैंग्वेज शुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। लैंग्वेज एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बट सिर्फ जो है लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, एंड 4 मेजर प्रिंसिपल्स जो है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बताए गए इसी कमीशन के द्वारा। सो वो 4 मेजर प्रिंसिपल्स क्या थे? तो पहला था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड सिक्योरिटी। यानी जब भी आप रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं स्टेट्स का तो आपको इंडिया की यूनिटी एंड सिक्योरिटी को सबसे पहले जो है ध्यान देना होगा, उसको प्रिजर्व करना होगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। इस तरीके से राज्यों का बंटवारा ना कर दिया जाए कि इंडिया की यूनिटी एंड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर खतरा आ जाए। देन सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो बताया गया लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी जो है वो बनी रहे। जब भी स्टेट को बनाया जा रहा है तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा जब भी नया स्टेट जो है वो फॉर्म किया जा रहा है। एंड अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल करना होगा जब भी नया स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एब्लिश कर दिया जाए और एक यूनिफॉर्म कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है वो क्रिएट किया जाए। इस कमीशन ने साथ ही साथ रिकमेंड किया कि स्ट्रॉन्ग एंड वायबल स्टेट जो है वो क्रिएट होना चाहिए। लार्ज स्टेट जो है वो प्रेफर होना चाहिए क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये इस कमीशन के रिकमेंडेशन थे। आउटकम क्या रहा? तो इस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिया उसमें से मोस्टली जो रिकमेंडेशंस थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए। और इसी के रिजल्ट में हम देखते हैं कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो ला दिया जाता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो होता है 1956 में, और इसके द्वारा स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है और मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसी कमीशन के
रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो 7th अमेंडमेंट लाया गया, उसके बाद ही हम देखते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उसके बाद इंडिया में टोटल 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो क्रिएट कर दिए गए, और ये इफेक्ट में कब से आए? 1 नवंबर 1956 से। देन मेजर टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन एंड मर्जर क्या क्या हुए, अब उसको हम देखते हैं। सो केरला स्टेट जो है उसको फॉर्म किया गया, और केरला स्टेट कैसे फॉर्म किया गया? सो ट्रावनकोर का जो एरिया था, कोचिन स्टेट, उसको मालाबार डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ कन्नड़ा जो एरिया था उनको मिला के मलयालम स्पीकिंग स्टेट जो है क्रिएट किया गया, और वो कौन सा स्टेट है? वो है केरला। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो हैदराबाद स्टेट में थे उनको मर्ज किया गया आंध्रा स्टेट के साथ, और आंध्र प्रदेश जो है वो क्रिएट किया गया। देन सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है उसका क्रिएशन हुआ। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल स्टेट, इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट बनाया गया। वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया की अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो सौराष्ट्र स्टेट, कच्छ स्टेट, इनको मर्ज करके बॉम्बे स्टेट बनाया गया, एंड कुर्ग जो स्टेट है उसको मर्ज किया गया मैसूर स्टेट के साथ। नॉर्दर्न इंडिया की रीऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो है उसको मर्ज किया गया पंजाब स्टेट के साथ, एंड अजमेर जो स्टेट था उसको मर्ज किया गया फिर राजस्थान स्टेट के साथ। और साथ ही साथ एक न्यू यूनियन टेरिटरी जो है वो क्रिएट किया गया, और ये यूनियन टेरिटरी कैसे क्रिएट किया गया? सो मद्रास स्टेट से लक्षद्वीप, देन मिनिकॉय और अमिनी द्वीप आइलैंड जो हैं उनको कर्व आउट करके एक नया यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, और अगले वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।